आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल और एक खास मेहमान जो कभी कभी भरोसे की पूर्ति नहीं कर पाते। एक खास मेहमान जो समय समय पर अलग अलग आरोपों से घिरते रहे हैं। दरअसल इन्हीं आरोपों और विवादों की वजह से उनकी राजनीतिक साख जोखिम में रही है। उनको खामियाजा उठाना पड़ा है। एक जमाने में बीजेपी के अध्यक्ष रहे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथियों में एक केंद्रीय मंत्री, अक्सर मुस्कुराते नितिन गडकरी। गडकरी जी, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, खास मेहमान भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपके राजनीतिक जीवन पर यह रिपोर्ट। मैं नितिन जयराम गडकरी जब किसी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी की पहचान संकट मोचक की रही है। पार्टी में रूठों को मनाना हो या विरोधियों को साधना हो, बीजेपी संगठन से लेकर मोदी सरकार में कोई भी संकट हो, सबसे पहले याद किए जाते हैं नितिन गडकरी। आरएसएस के समर्पित सिपाही नितिन गडकरी इस वक्त मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक हैं। 58 साल के हो चुके नितिन गडकरी का जन्म नागपुर में हुआ। गडकरी ने कॉमर्स और कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन में एबीवीपी के जरिए राजनीति से जुड़े। महाराष्ट्र में 1995 में बीजेपी शिवसेना सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। गडकरी के कार्यकाल में कई बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर बने। गडकरी ने पूर्ति ग्रुप का भी गठन किया। चीनी, ऊर्जा, बायोडीजल और एग्रोटेक जैसे कारोबार में उतरे। लेकिन नितिन गडकरी खुद को किसान व्यापारी कहलाना पसंद करते हैं। गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। फिलहाल वो देश की सड़कें सुधारने और हाईवेज बनाने के काम में लगे हैं। पैकेज के शुरू में हमने एक गाना सुना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये आपका सर्वप्रिय गाना है क्या? नहीं, मेरा प्रिय गाना नहीं है। अच्छा। पर राजनीति में जो लोग कई बार अपने स्वार्थ के लिए जब भूमिका बदल देते हैं तो ये उसके लिए है। तो उनके लिए मैंने मौके पे फिल्मों में जैसे गाना आता है, आपने मौके पर वो गाना चुना। पर गडकरी जी, शुरुआत करते हैं। नारे आप लोगों को भारी पड़ रहे हैं। यानी आप देखिए, अच्छे दिन की बात हो, काला धन 100 दिन में ले आएंगे की बात हो, स्वच्छ भारत की बात हो, कुछ नारे तो अब आप कह रहे हैं कि ये तो जुमले थे। क्या ऐसा है? देखिए, अच्छे दिन आए हैं तो आज क्या महंगाई कम नहीं है, इन्फ्लेशन कम नहीं है? आप कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छे दिन ये कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं कि जो 100% सबका सेटिस्फेक्शन हो सकता है। पर बाय एंड लार्ज अभी आप एक ये हेडलाइन बन रही है गडकरी, आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन का मतलब ये नहीं है कि लिए 100% सबके लिए अच्छे दिन होंगे। कुछ लोगों के लिए अच्छे दिन, आपके लिए जो अच्छे दिन की आपकी अपेक्षा है, मेरे लिए जो अपेक्षा है, इनके लिए अपेक्षा है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। दाल की कीमत देख लीजिए, प्याज की कीमत देख लीजिए, सब्जियों की कीमत देख लीजिए। देखिए, यही बात, मैं किसान हूँ। प्याज का संबंध कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ नहीं है, वो सप्लाई एंड डिमांड के साथ है। और इसलिए जब प्याज होता है तो सस्ता होता है, और जब नहीं होता है तब उसके रेट बढ़ते हैं। पर यही है कि एक गृहिणी के लिए जो चौका चलाती है, उनके लिए अच्छे दिन तभी आते हैं जब ये सस्ते होते हैं। आपकी इकोनॉमी और कितनी ग्रोथ हुई और कहां से जलमार्ग बना, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। देखिए, पहली बात, गैस की कीमतें कम नहीं हुई, इसेंशियल कमोडिटी की चीजें के भाव कम नहीं हुए, पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हुए, तो अच्छे दिन आ गए। देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि आज महंगाई के दृष्टि से निश्चित रूप से हमारी सरकार महंगाई को काबू में लाने में यशस्वी हुई है, एक बात। दूसरी बात, सरकार में स्वाभाविक रूप से जनता की जो अपेक्षा है वो बेरोजगारों को रोजगार मिलने की अपेक्षा है। ये कोई एक दिन में चमत्कार जैसे नहीं होगा। स्किल डेवलपमेंट की बात आई और तांत्रिक और व्यवसाय विमुख शिक्षा की बात हो रही है। काला धन के बारे में भी हमने कानून बनाया। पहले कैबिनेट के मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के बारे में हमने स्वीकृति दी, जो पुरानी सरकार दे रही है। तरीके से आपने आकर कहा कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, और जो लोग सुनने के लिए आते थे आपके भाषण, सबसे ज्यादा तालियां इसी बात पर बढ़ती थी। पहली बात तो एक है कि काला धन अभी देश में
यहाँ से पैसा भेजने वाला काम बंद हो गया, काला धन निर्माण होना बंद हो गया है, जो नीतियाँ हमने अपनाई हैं। दूसरी बात, जो योजनाएं हमने जाहिर की है और जिसके कारण काफ़ी बड़े प्रमाण पर यह धन आएगा, ऐसा हमारी उम्मीद है, उसको आने वाले समय में उसका रिपोर्ट देखने के बाद भी उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। एक बात जरूर है कि ये प्रोसेस कोई जल्दी होने वाली नहीं है, इसको कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और इंटरनेशनल अनेक देशों के साथ कुछ ट्रीटी है वो भी करनी पड़ेगी। तो ये काम जो है इसको थोड़ा समय लगेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी और मानी जाती थी, कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक सबकी एक रेलेवेंस थी, अलग थी बाकी पार्टी से। अब कुछ ऐसी धारणा बनी और देखने में भी आ रहा है कि कांग्रेस की तरह एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बन गया, आप उसके प्रधान रहे हैं और आज के स्ट्रक्चर में कहीं लग रहा है आप वरिष्ठ मंत्री तो हैं, जैसे दिबांग ने कहा आप प्रधानमंत्री जी के करीबी भी हैं, लेकिन कहीं संगठन में आप जैसे जो वरिष्ठ नेता थे जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, उनकी रेलेवेंस कहीं खो गई है, जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो चाहे महाराष्ट्र का लेवल हो या केंद्र का हो। आपको लगता है कहीं घुटन सी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, कुछ पार्टी पिता पुत्र की पार्टी है, कुछ माँ बेटों की पार्टी है, कुछ वन मैन आर्मी की पार्टी है, कोई होलसेल किराने की दुकान है, पर हमारी पार्टी कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं बनी, कभी अडवाणी जी की पार्टी नहीं बनी, कभी नितिन गडकरी की पार्टी नहीं बनी और कभी लेकिन मोदी जी की पार्टी तो बनी, कहीं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी नहीं बनी। जैसे प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहा है, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा हो रहा है, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा हो रहा है, एमपी के पेट से एमपी पैदा हो रहा है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में ये गुंजाइश नहीं है कि नितिन गडकरी का लड़का अध्यक्ष बनेगा या मोदी जी का तो कोई है ही नहीं है। गडकरी जी, दूसरी बार आप अध्यक्ष बनने वाले थे, मैं वहां उन दिनों में जाना चाहता हूं। पूरी तैयारी चल चुकी थी, संविधान पार्टी का बदल चुका था, आप बनने वाले थे और अचानक एक रेड हो गई और ये कहा गया कि इस रेड में बाहर वाले तो बाहर वाले, कुछ अंदर वाले भी शामिल थे। इस पर अब कभी आप खुल के और कि जिस दिन वो जिन कंपनियों पर रेड हुई वो नो कंपनी मेरी थी, ना मेरा कोई संबंध था, उल्टा मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दी और मेरा कहा इसके साथ कोई संबंध नहीं। पर उसी दिन ये करने के पीछे साजिश थी, षड्यंत्र था और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का था। उसकी वजह से आप दोबारा पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाए, ये बात तो आप मानेंगे? जब ये बात चर्चा में आई और मुझे पूछते हुए एक हमारे नेता ने पूछा कि अब तो आप अध्यक्ष तो बनेंगे, तो इसी की चर्चा करते रहेंगे लोग और हमको जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने बोला इसके ऊपर उपाय क्या है? बोले, तो वो चुपचाप रहे। मैंने बोला उपाय एक है। बोले क्या? मतलब मैं रिजाइन कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे कारण पार्टी। इसमें पार्टी के अंदर की भी कोई साजिश थी कि आपको दूसरी बार अध्यक्ष बनने से रोका जाए? देखिए, मैं तो इसके ऊपर कभी कोई टिप्पणी कभी करता नहीं जब तो कोई पुरावा उपलब्ध नहीं है। पर मैंने एक बात देखी है, मैं पार्टी में किसी के विरोध में षड्यंत्र नहीं करूंगा, किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, किसी के लिए ब्रीफिंग नहीं करूंगा और किसी को बदनाम नहीं करूंगा। अगर मेरे बारे में किसी ने अगर किया होगा, एक तो किया है नहीं किया इसका मेरे बारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं किया भी होगा तो भी मैं उसके ऊपर कभी नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि अच्छे कार्यकर्ताओं ने जहर भी पचाना चाहिए पार्टी के लिए, विचारों के लिए। ये संस्कार मैंने पढ़े हैं और मुझे लगता है इससे मैं जो कुछ हुआ मेरे नसीब में था हुआ, पर वो मनस्ताप मुझे हुआ उसका दुख और दर्द मुझे हर समय बहुत समय तक रहा। आपको इसका दुख है मन में? दुख इसलिए है कि ईमानदार व्यक्ति के ऊपर जब भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगते हैं तो उसका दर्द उसको होता ही है। मैं आपकी बात को ऐसे पढ़ सकता हूं क्या कि ईमानदार व्यक्ति को झूठे आरोपों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, पर परवाह तब होती है जब ये लगता है कि कुछ अपने लोग भी शामिल थे जो झूठे आरोप लगा रहे थे, तब दुख होता है, वरना गुस्सा आता है, वरना ये लगता है कि मैं साफ हूं। मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं कि अपने लोगों का कोई उसमें हाथ था, ना इसका कोई प्रूफ है, नहीं इसका कहने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस है। आप 2010 से 2012 के बीच में सबसे उभरते हुए सितारे थे बीजेपी के, आज आप वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैं मोदी गवर्नमेंट में। दूसरी बात, अभी बातचीत के बीच में आपने कही कि आपसे एक नेता ने पूछा पार्टी के कि क्या सिर्फ इसी की चर्चा होगी कि हमारे अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर एक इंगित करता है कि अंदर के कुछ लोगों का एक चाहत थी कि आप ना हो। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा किसी के प्रति कोई नाराजी भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है, और न मैं, एक बात जरूर है कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने और उस समय के वित्त मंत्री के इशारे पर मुंबई में जो कंपनियां मेरे संबंध में नहीं थी उनको रेड करने के पहले मीडिया को बताया गया, फिर उनके ऊपर रेड की गई।
रेड नहीं बोले सर्च किया, बाद में कुछ निकला नहीं उसमें से, और ये बातें होती रही जिनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं था। अब उन्होंने किया है, उसका पाप पुण्य वो देखते रहे। मेरे हाथ में कभी मिलेंगे तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं उनको। हाँ, ये भी बात मैं याद रख के, मैं उसमें से नहीं हूँ। बीजेपी के आम कल्चर में और मेरे कल्चर में फ़र्क है। मैं किसी से विरोध भी नहीं करता, दुश्मनी भी नहीं करता, पर एक आधे बार किसी को पटकानी देनी है तो ललकार के पटकानी देने के लिए संकोच भी नहीं करता। मैं बाला साहेब ठाकरे के बड़े नज़दीक था, उनके जीवन से बड़ा प्रभावित हूँ। बड़ा अच्छे व्यक्ति थे वो, अच्छे नेता थे। तो मतलब मैं कोई अपने राजनीति में उस बात की मैंने कभी चिंता नहीं की। कोई डायरी जरूर है जिसमें आपने कुछ नाम लिख रखे हैं? सर वो तो जाहिर नहीं करते, पर जब समय आएगा तो हिसाब चुका देंगे। चलिए देखना पड़ेगा। उसमें कर्जा चुकाना चाहिए कभी। उसमें कुछ अपनी पार्टी के भी हैं नाम? नहीं, अपने पार्टी के। वो जाहिर नहीं करते, आपने कह दिया है, वो उसी पर रहेंगे। और एक नाम तो साफ दिखाई दे रहा है, पी चिदम्बरम उसमें सबसे ऊपर शायद लिखा हुआ है। नहीं, छोड़ दीजिए, आप खत्म हो गए क्या, तो लोकसभा में भी चले गए। ममता बनर्जी कलकत्ता में नेताजी के फाइल्स को डिक्लासिफाई किया है और उन्होंने केंद्र को चुनौती भी दिया है कि जो केंद्र में जो फाइल्स हैं नेताजी के, उनको भी खोलना चाहिए। तो आपका सरकार उसका क्या जवाब देगा और इसके पीछे क्या कुछ राजनीति भी है? देखिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और इस देश की स्वाधीनता के लिए उनने किया बलिदान, त्याग, तपस्या हम कभी भूल नहीं सकते। वो हमारे आइकॉन है और इसलिए चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी सच्चाई को किसी भी पार्टी की सरकार ने छुपाना नहीं चाहिए। जो सच है वो इतिहास है पुराना, और इतिहास जो है वो भविष्य के कार्य की प्रेरणा देता है, उससे भविष्य की पीढ़ी सीखती है। तो मुझे लगता है जो भी नेताजी के संबंध में इतिहास है, इतिहास के रूप में सरकार के पास है, वो नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए और सबको वो समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को छुपाने का काम किसी ने नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो केंद्र सरकार के पास जो कागज हैं वो भी सार्वजनिक कर देने चाहिए, जैसे पश्चिम बंगाल में किया गया। ऐसे मेरी व्यक्तिगत राय पर इसका निर्णय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। थोड़ा बिहार चुनाव की बात करें। गडकरी जी, आप ये मानते हैं कि बिहार में जो चुनाव होता है उसमें जाति बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है, और आपकी पार्टी इस बात को मानती है और इसी खेल को खेल भी रही है? नहीं, हम ऐसा खेल नहीं खेल रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई जातीयवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ही 10 जुलाई को ओबीसी मोर्चा का एक सम्मेलन हुआ जिसमें आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है। ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है, पर कोई चुनाव में, गुजरात में, हमारे यहाँ हमारे लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ओबीसी है करके हमने प्रचार नहीं किया। हालांकि देवेगौड़ा कह रहे हैं कि वो पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे, पर फिर भी उन्होंने ये कार्ड चला। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जातीयवाद का बहुत कट्टर विरोधक हूँ, और कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। विकास की राजनीति होनी चाहिए, मेरा कन्विक्शन है। पर आप देख लीजिए, आपके जो सहयोगी हैं, चाहे वो पासवान हैं, एक मांझी हैं, एक कुशवाहा हैं, और आप कह रहे हैं कि जात की राजनीति में विश्वास नहीं करते, जात की राजनीति खेलते नहीं है। एक बात समझिए, ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये तो तेली हैं प्रधानमंत्री। देखो, ये बीजेपी ने खुद कहा है। देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि हम कितना भी जातीयवाद विरहित राजनीति चाहते हो, हम जातीयवाद का कितना भी विरोध करते हो, तो भी जातीयवाद जिंदा है, अस्तित्व में, ये बात सही है। और चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। चुनाव ये देखिए, चुनाव ये स्ट्रेटेजी होती है। कन्विक्शन और स्ट्रेटेजी में फ़र्क होता है। और स्ट्रेटेजी में चुनाव जब लड़ते हैं तो सभी पार्टियां उम्मीदवार खड़े करते समय सभी बातों का विचार करके अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। और ये कोई सच कहे, माने या न माने, बस ये ग्राउंड रियलिटी है, ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ। आइदर यू लाइक इट, मे नॉट लाइक इट। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन, लिमिटेशंस। ये तो चलने वाला ही है। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम है, इसी में नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं कि हमारे आगे से थाली छीन ली, दरअसल में बीजेपी ने स्वयं कहा कि कैंसिल कर दीजिए डिनर। आप उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, आपको अंदर की बात मालूम है। ये मेरे जीवन का उस दिन का बड़ा दुख और दर्द भरा दिन था, जिस दिन बिहार के वो मौर्य होटल में हम लोग थे और हमको भोजन के लिए जाना था, और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी अगर आपके साथ भोजन के लिए आएंगे तो ये भोजन का कार्यक्रम हम कैंसिल करेंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री को, जिसने बिहार की मदद के रूप में 5 करोड़ रुपए दिए, उसको नकार देना,
और उस मुख्यमंत्री को अपने घर भोजन के लिए नहीं बुलाना, ये कौन सा सेकुलर वाद है? ये नीतीश कुमार किसकी वकालत कर रहे हैं? क्या उनके जैसे, मैं उनको मानता हूँ, ठीक है वो विरोधी है, एक कद्दावर नेता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों के समर्थक है। लोहिया जी ने क्या कहा? क्या लोहिया जी ने इस प्रकार की बातें कही कि भोजन के बुलाए हुए मेहमानों को यह कहे कि वो आए नहीं करके? पर उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने स्वयं कहा कि ये भोज छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी। नहीं। और वैसे भी उन्होंने कहा पार्टी की तरफ से ये भोज था, रात्रि भोज नहीं। भोज मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर था, उन्होंने हम सबको बुलाया था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था और समय पर उन्होंने कहा कि एक बात जरूर है कि आप सब लोग हमारे यहाँ भोजन के लिए आए, पर मैं नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट करना नहीं चाहता। यानी नरेंद्र मोदी जी आपके साथ नहीं आए। अब मुझे बताइए कि हमारे पार्टी के सब नेता जाए और हमारा एक मुख्यमंत्री, हमारा सहकारी हमारे साथ भोजन के लिए ना आए, उसके ऊपर इस प्रकार से बहिष्कार डाले, तो वो भोजन में हमको क्या इंटरेस्ट है? और मुझे लगता है नीतीश जी कुछ भी कहे, पर नीतीश जी ने अपने जीवन में ये जो कुछ काम उस दिन किया था वो हिंदुस्तान के राजनीति का बहुत ही घिनौना काम था और ये करने से वो छोटे हुए हैं। हिंदुस्तान के राजनीति में उनकी कीमत कम हुई, उन्होंने बहुत गलत काम किया है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पर आप वो तो नहीं कह रहे कि मुझे लगता है उनका डीएनए गलत है? नहीं, मैं कोई डीएनए की बात नहीं कर रहा हूँ। पर क्या डीएनए जैसी बात होनी चाहिए या इसको घुमाया गया या ऐसी करनी नहीं चाहिए थी, उस गली में जाना नहीं चाहिए था? आजकल आप लोगों से हमने सीखना चाहिए, एक तो कम बोलना चाहिए, बने तक मीडिया से नहीं मिलना चाहिए, आपके जैसे होशियार लोगों से बच के रहना चाहिए और अगर बोलने का मौका आया तो संभाल कर बोलना चाहिए। और मेरे जैसे सीधे साधे लोग हैं जो एकदम डायरेक्ट बात करते हैं, तो मैं भी सोचते रहता हूँ कि कहीं मेरे शब्द का कोई गलत अर्थ ना निकले। तो ये उसके पीछे जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उसका उद्देश्य जो इंटरप्रेट किया गया वो कभी नहीं था। कभी नहीं था। बिहार में क्या वजह है कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री तय नहीं किया? क्या ये दिल्ली में जो झटका लगा उसकी वजह से है या बिहार में आपके पास लोग नहीं है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कब मुख्यमंत्री घोषित करना और नहीं करना ये पार्टी का अधिकार होता है और ये अपने कार्ड्स कब ओपन करना, कैसे करना, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। अगर जब कोई ऑब्वियस मुख्यमंत्री है जिसके कारण वोट ज़्यादा मिलते हैं तो मुख्यमंत्री घोषित करने में भी फायदा है। पर मुझे लगता है कि इस समय हमारे पास मुख्यमंत्री बनने लायक बहुत नेता बिहार में हैं। सुशील मोदी, सुशील मोदी हमारे नेता है ही, हमारे अध्यक्ष भी है, हमारे यादव जी भी है, नंदकिशोर जी भी है, सब अच्छे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले दिनों कहा कि इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाना चाहिए और मुझे याद है कि आप भी इस राय के बड़े पक्ष में थे। पुणे की जो संस्था है अर्थ क्रांति, उसके साथ आपकी कई बैठकें हुई जिसमें आपने भी एक सभा में 2013 में ये कहा कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उस विचार को लागू करने का समय आ गया है, इनकम टैक्स को खत्म करने का? देखो, एक बात सच है जो अर्थ क्रांति का विचार है कि हमारा 90% इनकम टैक्स केवल 1 लाख लोगों से आता है और 10% लोगों में बाकी लोग कवर होते हैं और उसके लिए इतना बड़ा खर्चा करने के बजाय इनकम टैक्स की लिमिट एकदम बढ़ाना चाहिए और जो 1 लाख लोग हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट अगर किया जाएगा तो ज़्यादा इनकम टैक्स मिलेगा। दूसरी बात, इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाना चाहिए से आपका क्या आशय है? इंडिविजुअल उसमें जो टैक्स है उसकी मर्यादा बढ़ानी चाहिए। कितनी आप कहते हैं? अब तो मैं मंत्री हूं और ये दूसरे डिपार्टमेंट का मामला है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। पर मैं, आपकी निजी राय क्या है? मैं भारत सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री हूं और मेरी भी मर्यादा है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का अधिकार है इसका निर्णय करना। पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमारे अर्थ मंत्री जरूर सोचे कि इनकम टैक्स के ऊपर जो बहुत बड़े प्रमाण पर संख्या बढ़ी है उसको कम करके उनको राहत कैसे मिले और रेट टैपिज्म से और करप्शन से ये कैसे मुक्त हो जाए, इसके लिए जरूर सोचे। महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक निर्णय लिया था कि मराठी भाषियों को ही सिर्फ ऑटो परमिट दिया जाए। आपको लगता है कि इस तरह के निर्णय से 2 राज्यों के बीच में खाई बढ़ती है और खास करके जब अभी बिहार चुनाव हो रहे हैं तो उससे आपकी पार्टी को खास वहाँ पर नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, गरीब कोई मराठी, हिंदी, बिहारी और यूपी नहीं होता। देखिए, स्थानिक लोगों के लिए 80% रिजर्वेशन रखा जाए तो बात समझी जा सकती है, पर भाषा के आधार पर यह रखना ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। पर उचित के साथ साथ ये भी दिखाता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं शिवसेना से, कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, आप आगे पीछे कभी भी कर सकते थे। आप चुनाव के ऐन पहले ऐसी घोषणा करते हैं
जिसका वहां लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग। आपको मराठी समझती है थोड़ी बहुत? जी, आप मराठी में कहावत है, शायद इनको समझेगी। तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना, यानी तेरा मेरा जमता भी नहीं और तेरे सिवा करमता भी नहीं। पर ये क्यों मौके मौके पर लंगड़ी मारते हैं ये? राजनीति में अलायंसेस कभी इच्छा से नहीं होती। राजनीति ये दोनों पार्टी के मजबूरी से होती है और तीसरे को हराने के लिए होती है, ये सच्चाई है। अब जब तक राजनीति का ये कंपल्सन रहता है तो चलते रहता है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो उद्धव ठाकरे हैं उनमें वो खुलापन नहीं है, उनके दिल जो है उतना बड़ा नहीं है जितना बाला साहब ठाकरे का था? देखो बाला साहब थे। देखो अमिताभ बच्चन है। आखिर अमिताभ बच्चन जी की उम्र भी हो गई तो भी अमिताभ बच्चन है। उनका बेटा भी अच्छा अभिनय करता है, पर अमिताभ देखिए इसकी तुलना कभी नहीं हो सकती। ना उद्धव जी भी कभी चाहेंगे। उद्धव जी भी अच्छे हैं, उनमें भी कर्तृत्व है, नेतृत्व है। ठीक है, दो चार बातों में मतभिन्नता हो सकती है। उद्धव जी है, राज ठाकरे भी अच्छे हैं। मेरा तो सबसे अच्छा संबंध है उद्धव जी से भी है, राज ठाकरे से भी है। चाहे कोई अपोजिशन में रहे, कहीं भी रहे, रिलेशन होती है और उसको रखना चाहिए और मैं रखता हूँ। पर आप रिलेशन कहाँ रखते हैं, आप राजनीति कहाँ करते हैं? आपके साथ एक खासियत देखी गई कि आप बार बार कोर्ट चले जाते हैं, राजनेताओं को हैंडल करने की बात कर रहे हैं, फिर आप डिफेमेशन केस ठोक देते हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, दिग्विजय सिंह हो। जब गलत आरोप होते हैं पर उसको आप राजनीतिक तरीके से हैंडल नहीं करना चाहते, आप कोर्ट क्यों जाते हैं उसमें? अगर मेरे ऊपर गलत आरोप होते हैं और मैं चुप बैठता हूँ तो आप कहेंगे कि इनमें दाल में कुछ काला इसलिए चुप बैठे हैं। आखिर मुझे अपनी बात बताने का मार्ग क्या है? और वो अगर मीडिया भी नहीं छप रही है और गलत बात बार बार आ रही है तो परसेप्शन में गलत जा रहा है तो मुझे उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मेरा आदर्श में फ्लैट नहीं है, मैं आपको पूछता हूँ। और वो मनीष तिवारी ने आरोप किया कि गडकरी का आदर्श में फ्लैट है, तो मैं आखिर उसको करूँ क्या? पर जब मनीष तिवारी ने कहा कि गलत जानकारी पर मैंने कहा है तो मैंने कहा छोड़ दो, मैंने उनको माफ़ कर दिया। ये बाकी दो को भी आप माफ़ करने वाले हैं? बिल्कुल। अगर वो भी कहीं कहेंगे कि हमने गलत जानकारी से बोला, अगर तो छोड़, मेरा कोई उनको तकलीफ देने का उद्देश्य नहीं है। संदेश है ये केजरीवाल को और दिग्विजय सिंह को। केजरीवाल जी मुझसे मिले, मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई है और मेरा कोई उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध नहीं है। आपने पिछले दिनों कही हमारे ही कार्यक्रम में राहुल गांधी के बारे में ये बात। मेरे लड़के को लड़का हुआ है, वो चलता है तो हम कहते हैं बंडू चल रहा है, फिर वो आगे आता है, फिर वो बंडू बोलता है बाबा, हाँ बाबा बोल रहा है। तो ये राहुल गांधी का ऐसा है कि उनके जो कांग्रेस के नेता है वो बड़ा कौतुक करते हैं, राहुल बाबा आए, राहुल बाबा बोले, राहुल बाबा गए। ये जो आप मुस्कुरा के धोते हैं बिल्कुल, गडकरी जी, क्या ये सही है? मतलब इतना ज्यादा उपहास आपने तो बिल्कुल बंडू बना दिया। ये देखो राहुल गांधी जब ऐसे से बाई करके खड़ा होता है ना, आप पार्लियामेंट में देखो तो सब कांग्रेस के जैसे कोई मालिक बोलने के लिए लगता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है तो उसके सहयोगी कर्मचारी कैसे खड़े हो जाते हैं, तो वैसे कांग्रेस पार्टी के सब नेता एकदम ऐसे देखते हैं। तो ये क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी में ऐसा है, मालक और मालकिन, इस टाइप का एक स्पिरिट है। और बाकी लोग जो है वो शायद वो कुछ भी बोले, अब ये कह रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से उपहास का विषय बना हुआ है। क्योंकि ये क्या है कि ये बात सच है कि इंदिरा जी देश की बहुत बड़ी नेता थी। मैं तो चाहता हूं उनको कि उनका एक ताकत थी। पंडित नेहरू जी की कन्या थी, ये उनका क्वालिफिकेशन नहीं था। बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने भी अपने मेटल को प्रूव करके दिखाया। फिर सोनिया जी आई, उन्होंने भी एक्सेप्ट करके दिखाई। पर राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये अब कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकते, और अगर कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे तब तक मोदी जी का और भाजपा का फायदा होता रहेगा, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। अब कैसा है कि कभी कभी वो जब वो बोलते हैं तो एक प्रकार से कुछ छोटी भी बात कही तो तुरंत उसको एक, जैसे छोटा बच्चा घर में बोलता है ना, तो उसका जब एक कौतुक होता है उस प्रकार से उसका होता है। ये बात मैंने मजाक में कही थी। आप उनको एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? उन्होंने और मैच्योर्ड लीडर बनना चाहिए, और उन्होंने विशेष रूप से एक आइसोलेटेड एंटी डेवलपमेंट, ऐसी एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी उनको घेर के रखी है, उन्होंने उनसे मुक्ति पानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी आगे देखेंगे रैपिड फायर और राहुल गांधी पर इस तरह से क्यों बोलते हैं नितिन गडकरी। तो ये राहुल गांधी का ऐसा है कि उनके जो कांग्रेस के नेता है वो बड़ा कौतुक करते हैं, राहुल बाबा आए, राहुल बाबा बोले, राहुल बाबा गए।
देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, अडवाणी जी तो हैं ही, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, इन सबको एक तरीके से रिटायर सा क्यों कर रखा है गडकरी जी? क्यों नहीं आप इनके अनुभव का इस्तेमाल करते? क्यों इनको कहीं दूर भेज दिया गया है? देखिए, हमारे पार्टी में अभी सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं। तो पार्टी में किसका सहयोग लेना, कैसे लेना, इसका निर्णय अमित शाह करेंगे। सरकार में किसका सहयोग लेना, नहीं लेना, इसका निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मेरा काम इतना ही कि मैं उनको सुझाव देने का काम कर सकता हूँ। पर अडवाणी जी के बारे में आपकी कोई राय है? भविष्य में उनकी कोई भूमिका आप देखते हैं या मार्गदर्शक मंडल में ही रहेंगे वो? देखो, अडवाणी जी इस देश के कद्दावर राजनेता है। उनके समर्पित जीवन ने भारतीय जनता पार्टी को निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका मार्गदर्शन यही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। हम सब उनका मार्गदर्शन लेते हैं, सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पर आप लोग आशीर्वाद ही लेंगे कि उनके लिए भी कुछ भूमिका बड़ी कोई तय होगी पार्टी की तरफ से? देखिए, एक बात है कि टीवी पर एंकर जो होता है वो 70 साल का क्यों नहीं होता? टीवी पर भी हो जाते हैं 70 साल नहीं के। होता है। बड़े बड़े जो एंकर थे जैसे टॉम ब्रोको हैं, पीटर जेनिंग्स हैं, ये सब रिटायर हो चुके हैं। मैंने तो हिंदुस्तान के मीडिया में अभी कभी 70 देखा साल नहीं। का कोई हुआ नहीं है। देखो, आप बहुत अच्छे एंकर है, आपका एक कार्यक्रम। पर मैं 70 का नहीं हूँ गडकरी जी। मैं आपको पसंद करता हूँ। आपका वो जापान की बुलेट ट्रेन का अगर जो कार्यक्रम है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा कार्यक्रम मैंने देखा है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि यू आर ए वेरी गुड जर्नलिस्ट। पर आपका भी एक समय है ना जी? बिल्कुल। आप ये कितने साल तक काम करोगे? और 5 साल 10 साल? तो ये कहीं ना कहीं दुनिया का नियम है। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे हैं, उनके महानेता है, वो बिग बी है, पर वो हीरो की भूमिका में अब नहीं रखेंगे। अभी हीरो तो बदलना ही है। तो इसलिए पार्लियामेंट और इस सब से दूर भी तो भूमिकाएं हैं देश में। मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में इन मार्गदर्शक सब की मंडल भूमिका के है। अलावा भी भूमिका है। बहुत बड़ा एक मकान है दिल्ली के बीचों बीच, पूरा देश देखते हैं, वो राष्ट्रपति वहां पर बैठते हैं। क्या आप नहीं सोचते कि वो उस काबिल हैं या वहां उनको जाना चाहिए या उसकी बात होनी चाहिए? देखो, मैं तो दिल में हर समय अच्छी बात सोचता हूँ। क्या है आपकी दिल की बात? मेरी अच्छी बात मैं जरूर मोदी जी एक को बात। कहूँगा। मोदी जी को कहूँगा। अच्छा, आपको कैसे कहूँगा? पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके दिल में अच्छी बात है अडवाणी जी के लिए जो आप मोदी जी को कहेंगे, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ राष्ट्रपति वाला, तो हमें मालूम है आपके दिल में क्या है। नहीं, मेरे दिल में जो कुछ है वो ये तो उचित जगह पता पर चल गया ना, बताना, बोल क्यों नहीं देते? यही पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी जिम्मेदारी है। मीडिया में पहले तो बीजेपी में मैं जब अध्यक्ष था तो एक बार कहता था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गले में हार डालो और मुंह पे पट्टी चिपकाओ एक एक के। बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, कांग्रेस में कोई बोलता नहीं। अच्छा, आपको बड़ी मज़ा आती है बीजेपी के नेताओं को बोलने में, आप कांग्रेस के नेता आपको एक्सेसिबल ही नहीं है, तो आप हमको हमारी धुलाई करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आप स्वामी जी को कैसे देखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को? उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो मेरे पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, फोन का जवाब नहीं देते हैं। गडकरी को पत्र लिखो तुरंत जवाब देते थे। मैंने देखा बड़ा आपका अच्छा, कार्यक्रम। हाँ, आपकी बहुत तारीफ की उन्होंने। एक सच्चाई है कि जब हम विपक्ष में काम कर रहे थे तब सुब्रमण्यम स्वामी ने वन मैन आर्मी के रूप में उस समय की सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संघर्ष किया है और कोर्ट में लड़े हैं, बाहर लड़े हैं। पार्टी उनका सहयोग लेना चाहती है, उनको कुछ चीज़ें ऑफर भी हुई है और आगे भी भविष्य में सुब्रमण्यम स्वामी निश्चित रूप से हमारे सहयोग के लिए कहीं ना कहीं हमारे साथी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उनके लिए और अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। नितिन जी, आप कह रहे थे कि अलायंस एक कंपल्शन हो गया है पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन अभी लगता है कि भाजपा जो एक आर्किटेक्ट ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स के रूप में बिग बनी, वो कोएलिशंस को छोड़ना चाहते हैं। जब से ये नंबर्स मिले मिस्टर मोदी को, अभी जैसे टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सीट शेयरिंग अरेंजमेंट जो हुआ है बिहार में, मैं आपकी ओपिनियन चाहती हूँ इस पे। देखिए, एक बात आप कभी भी हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के राजनीति में देखिए, जो पार्टी अपने ताकत पर पूरी मेजोरिटी हासिल करती है या कर सकती है, वो कभी अलायंस नहीं करती, और जब ताकत कम रहती है तब अपने साथ अलायंस वालों को साथ में लेकर चलती है। तो आपको लगता है कि एनडीए खत्म हो जाएगा इन ड्यू कोर्स? एनडीए खत्म नहीं होगा। एनडीए में जो भी लोग हमारे साथ थे, जुड़े रहे, उनके रिश्ते अकाली दल के साथ, शिवसेना के साथ हमारे पुराने हैं। हम एनडीए को वैसे ही रखना चाहते हैं और नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें आपको बड़ी रुचि है,
देवेंद्र फडणवीस की वहाँ सरकार है, गुड गवर्नेंस की बात होती है तो लगता है उन्होंने फूड गवर्नेंस करना शुरू कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसको कि आप ये तय करें सरकार कि आप कितने दिन खाएंगे, क्या खाएंगे? इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस की सरकार की और भाजपा के सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पर ये जो सर्कुलर है जिस समय आया था उसमें कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। दिन बढ़ाने की क्या जरूरत थी, मतलब उसको भुनाने की एक तरीके से क्या जरूरत थी इस बात? देखिए, ये मीरा भाईंदर के मेयर का निर्णय था, पर इसका मतलब ये महाराष्ट्र सरकार का निर्णय था या महाराष्ट्र सरकार के कहने पर हुआ था, ये कहना गलत होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थक हूँ कि किसने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें सरकार ने नहीं जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान था। आपके समर्थक बार बार आपको आगे कर रहे थे, आपने उनको चुप कराया। उनके परफॉर्मेंस से क्या आप संतुष्ट हैं? देवेंद्र जी युवा है, होशियार है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए यशस्वी नेतृत्व देने की उनकी क्षमता है। मैंने उनको राजनीति में लाया, पहले कारपोरेटर बने, नागपुर के मेयर 3 बार बने और एक ईमानदार और एक परफॉर्मेंस ऐसा कार्य करने वाला उनका व्यक्तित्व है और कठिनाई के बावजूद भी वो महाराष्ट्र को आगे ले जाने में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। जब आप नागपुर गए विधानसभा चुनाव के बाद, बड़े लोग आपसे मिलने आए, एक हल्ला चला, पूरा मीडिया में उछला, लोगों ने कहा ये स्टोरी प्लांट करवा रहे हैं, देखिए ये तरीका नहीं है, अगर मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं तो ये क्या कर रहे हैं नितिन गडकरी? पहली बात तो मैं नागपुर में विधानसभा का चुनाव होने के बाद जो सच्चाई आपको बताता हूँ, मैं आपके जैसा दबंग हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता और डरता नहीं किसी से। जी सलाम है। पहली बात तो है कि मैं जब चुनाव विधानसभा का हुआ और नागपुर में सब एमएलए हमारे जीत गए, विदर्भ में जीत गए, तब मैं दिल्ली में था। तो मैं पहली बार जब नागपुर गया तब नागपुर के कार्यकर्ता, करीब 15-20 हज़ार कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर आए और उन्होंने मेरा स्वागत किया। उसी दिन योगायोग से मुंबई में जो एमएलए मीटिंग के लिए गए थे वो भी स्पेशल फ्लाइट से नागपुर आए, तो उनको मिठाई दी और सबका स्वागत हुआ। उसमें मीडिया के लोग बड़े होशियार हैं, वो मेरे घर के नीचे खड़े रहे, उनको पता चला और उनको पूछा कि आप नहीं चाहते कि नितिन गडकरी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? तो उन्होंने सबने कहा बिल्कुल हम वही चाहते हैं। बस बातों को चला दिया। देखिए, मैं अगर मुख्यमंत्री बनना रहता तो मुझे पहले ही प्रधानमंत्री ने पूछा था, यहाँ दिल्ली में मेरे से बात हुई थी, तब मैंने नम्रतापूर्वक कहा था कि अब मैं दिल्ली में खुश हूँ। इसलिए ना मैं कोई कोशिश करता हूँ, ना कोई मैनिपुलेट करता हूँ, ना कोई पब्लिक पत्रकारों को कोई फीडबैक देता हूँ, ना ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ। ये धंधे मैंने कभी किए नहीं, ये मैं कभी करता नहीं और ना मैंने कोई स्टोरी प्लान की, ना मैं कभी करूँगा। आपकी पहचान घोषणा मंत्री के रूप में बनती जा रही है। आपने अप्रैल में 6 माह में कहा था कि NH-24 हो जाएगा 16 लेन का। आप लोग घोषणा कर देते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नज़र नहीं आता। जोशी जी, आप क्या, दुनिया का कोई भी पत्रकार मुझे उल्टा सवाल कभी नहीं पूछ सकता। मैं बहुत पक्का हूँ, जो कहता हूँ वो डंके के चोट पर करता हूँ। ये जो रोड है दिल्ली मेरठ की आप बात करें, इसके लिए मैंने कभी नहीं कहा था कि ये पूरा होगा। तो आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। जिस कार्यक्रम में आपने कहा था, देखो मैं एक बात बताता हूं, खबर भी प्रकाशित है अमर उजाला में, आप वहीं आए थे। आप उसको लाइए। मैंने ये कहा था कि ये रोड हम लोग 14 लेन का रोड बनाने वाले हैं, तब मैंने 16 लेन कहा था। बाद में 1 लेन का प्रॉब्लम आया, 14 लेन का रोड बना रहे हैं और इसका काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। जितने भी मंत्रालय हैं उसमें शायद सबसे ज़्यादा काम आपके मंत्रालय में हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि देखने को कुछ नहीं मिलता है। मंत्री जी कहते हैं कि रास्ते बन रहे हैं, टेंडर निकल चुका है, फाइनेंस अरेंज्ड हो गया है, स्टॉल्ड इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे उनको फिर से शुरू किया गया है। तो ये रियलिटी और परसेप्शन की जो फासला है, गैप है, ये फिल क्यों नहीं की जा रही है? कंचन जी, आप पूछ रहे, इसमें निश्चित तथ्यांश है। मैं आपको उदाहरण के लिए बोलूँ, दिल्ली जयपुर हमारा जब शासन आया तो ये रास्ता बंद पड़ा था। अब इस रास्ते पर करीब 55 पुलिया ब्रिजेस हमने बनाए। कल ही मैंने इसका रिव्यू लिया, करीब 75% काम पूरा हुआ है। मैंने जब मंत्री पद का चार्ज लिया था तब 280 प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से स्टकअप हुए थे। 41 प्रोजेक्ट को हमने टर्मिनेट कर दिया। 80 प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका काम फिर से शुरू हुआ और आज लगभग स्थिति ऐसी है कि करीब 18 से 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस पर अभी भी हम लोग समाधान नहीं ढूंढ सके। ये दिल्ली जयपुर वाली बात पर रहे हैं, अगर आप उस पर एक कुछ तारीख तय कर दें। देखिए, दिल्ली जयपुर में अड़चन ऐसा है
कि इस प्रोजेक्ट को अभी 600 करोड़ रुपए पूरा करने के लिए लगते हैं। बैंक ने पिछले साल में, इस साल में केवल 24 करोड़ रुपए उनको दिए हैं। इसमें IDBI बैंक मुख्य और 13 बैंक कंसोर्टियम में है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, और मेरी बात को आप भी रिकॉर्ड करके रखिए, रिकॉर्ड हो रही है, दिसंबर के पहले दिल्ली जयपुर रोड पूरा होगा, 100% पूरा होगा। चलिए, आपने एक बात कही है वो सुन लेते हैं। आज देश का कोई उद्योगपति और बड़ा व्यक्ति लैंड एक्विजिशन के जमीन पर इंडस्ट्री डालना नहीं चाहता। वो क्या करता, अपने पैसे से 500 एकड़ जमीन खरीद लेता है और उसका लैंड यूज बदल देता है और इंडस्ट्री डालता है। और देश के उद्योगपति कह रहे हैं हमको लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है। लैंड एक्विजिशन की जरूरत है रेलवे के लिए, इरिगेशन के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इरिगेशन डैम के लिए। और 80% लैंड, 80% लैंड एक्वायर्ड होती है केवल इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। उसमें मुझे कोई बता दे कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कहा है बात, कोई हमको बताया कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, होटल के लिए कोई बात कही है। जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में जब आपने बात की तो आपने कहा कि ये किसान हित में है, देश हित में है, और फिर एक तरीके से सरकार ने घुटने टेके उसमें। आप एक तरीके से बिल का चेहरा थे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो वस्तुस्थिति नहीं थी वो बातें बताई गई। हम अंबानी और अडानी को ज़मीन देने वाले हैं, उद्योगपति को देने वाले हैं, हम किसानों की ज़मीन छीनने वाले हैं, ये बातों का प्रचार काफ़ी लोगों ने किया। और जब ये प्रचार हुआ तब हमने उसका जवाब देने की पूरी कोशिश भी की। सबसे पहले बार मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमने घुटने नहीं टेके। ये जो लैंड एक्विजिशन है, ये हमारे देश में 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। जैसे एक्ट हम बनाते हैं, रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और जब नीति आयोग में इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, तभी शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू, प्रकाश सिंह बादल जी, इन सब ने ये डिमांड की कि आप क्यों विवाद में पड़ रहे हो, राज्यसभा में इनका बहुमत है और ये आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं, आप मत पड़िए। हम अपना रूल्स बनाकर जो जो राज्यों का विकास करना है वो अपने तरफ से बना सकते हैं, और इसका मतलब हम किसी के सामने झुके, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। जी, क्या बेहतर नहीं रहता कि बिल को संसद में लाने के पहले यदि आप नेताओं से बातचीत कर लेते और फिर लाते? क्योंकि सच है कि आपके पास बहुमत है और जो आपका अपना एजेंडा है आप उसको बढ़ाएंगे, मगर साथ साथ ये डेमोक्रेसी भी है और आपको विपक्ष के साथ बात भी करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसके ऊपर इस लैंड एक्विजिशन बिल पर बार बार बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, सुझाव मांगे गए। इतना नहीं तो प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की मीटिंग केवल इसके लिए बुलाई और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार डाला। हम चर्चा भी नहीं करेंगे, हम सुझाव भी नहीं देंगे, हम बहिष्कार डालेंगे और आपके बिल का विरोध करेंगे, ऐसी भूमिका कांग्रेस पार्टी ने की। भाजपा एक तो छोटे राज्यों की पक्षधर है, और भाजपा ने अलग विदर्भ राज्य का वायदा भी किया था। आज जब केंद्र में आपकी सरकार है तो आप उस वायदे को पूरा करेंगे क्या? जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे अध्यक्ष थे, तब भुवनेश्वर में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विदर्भ राज्य का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी की कटिबद्धता विदर्भ के राज्य के लिए और छोटे राज्य के लिए है। पर यह बात जब पार्लियामेंट में हमको ये बिल मंजूर करना होगा तो 2/3 मेजोरिटी लगेगी, क्योंकि संविधान संशोधन का मामला आएगा, तब कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिलेगा, जब यह अनुकूलता आएगी, तो हमारी पार्टी आगे आएगी और निश्चित रूप में विदर्भ का राज्य निर्माण करने के लिए जो आगे आने की बात है उसमें हमारी पार्टी आगे आकर निर्णय करेगी। नितिन गडकरी जो लगातार सवालों के जवाब दे रहे हैं, अगला दौर है रैपिड फायर का। देखना है 5 में से वो कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब रैपिड फायर, हमारे साथ खास मेहमान नितिन गडकरी। देखते हैं वो 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। 5 सवाल हैं नितिन जी, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन हैं। उन 2 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चुनना है, पर आप साफ कह सकते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं देना, और 5 में से 3 जवाब देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए। शुरू करें। आपकी नज़र में अच्छे प्रधानमंत्री कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? दोनों भी मुझे अच्छे प्रधानमंत्री लगते हैं, और अटल जी से प्रेरणा लेकर ही नरेंद्र मोदी आज काम कर रहे हैं
और विश्व में उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा, आन बान और सम्मान अटल जी से प्रेरणा लेकर बढ़ाया है। तो आप अटल जी को मानते हैं अच्छे प्रधानमंत्री? जी, चलिए आपने ये जवाब दिया। जो हमारा दूसरा सवाल होता है वो एक तरीके से बाउंसर सवाल होता है, उसमें बड़ा रिसर्च करते हैं। जैसे हमने पाया कि आपको समोसे बहुत पसंद हैं। मेरा सवाल यह है कि आप ज़्यादा सही किसको मानते हैं? एक शादी हुई जिसमें 43 चार्टर्ड प्लेन थे, चॉपर थे, 1400 पुलिस वाले थे आपकी बेटी की। दूसरी शादी हुई बहुत सादगी से, बहुत लो की शादी हुई पहले के मुकाबले। दोनों में से ज़्यादा सही आप किसको मानते हैं? देखिए, चार्टर प्लेन के पैसे तो कोई मैंने दिए नहीं थे, ना किसी को मैंने बुलाया था, ना पुलिस वाले को बुलाया था, ना किसी को बुलाया था। मैंने पत्रिका दी थी। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मेरा जो घर और परिवार है कि जो पत्रिका देते तो पूरा गांव खाने के लिए इकट्ठा होता है, तो नहीं दिया तो चलता है। तो गांव में मैदान में सब खाने के लिए आए थे, ना मंडप था ना पेंडाल था। तो मैंने कोई गलत नहीं किया। शादी हुई, सब लोग खाना खाने के लिए आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, इसके लिए न्यूज़ बनी। पर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सादगी की बात वहाँ बहुत आती है। जिस तरह का दिखावा था, इसमें वो गडकरी नहीं थे जो स्कूटर चलाते हुए चले जाते हैं नागपुर में। इसमें वो गडकरी थे जहाँ विजय मल्ल्या थे, जहाँ हिंदुजा थे, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर थे, सब मौजूद। लालू प्रसाद यादव भी थे जी, वहाँ तो चौटाला भी थे जी, वही मैं कह रहा हूँ। स्वामी रामदेव जी भी थे। देखिए, आप एक बात समझिए, राजनीति को परिवार से नहीं जोड़ना चाहिए, परिवार को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। मेरे शादी ये मेरे घर का कार्यक्रम था और मैं एक दिल को, मेरे घर में 24 लोगों का डाइनिंग टेबल है और सुबह नाश्ता करते समय 50 लोग करते हैं, खाना खाते समय 40 लोग खाते हैं। मेरे घर की ये परंपरा है कि मैं एक समय जो, वैसे हमारा एक इजारदार घर था, अब उतनी ताकत नहीं रही, पर घर में सब आते खाते पीते, हमारा एक अलग टाइप का स्वभाव है। हमारा स्वभाव ऐसे ही रहेगा, हम ऐसे ही चलेंगे। शादी हुई तो कोई उसमें 10 स्वीट नहीं थे, एक ही स्वीट था, सादा खाना था, चावल और रोटी थी। मुझे लगता है ये मेरा परिवार का अपना निजी मामला है। इस सवाल को छोड़ देता हूँ। हाँ, चलिए, तीसरा सवाल, आपके दिल के करीब कौन है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे? राज ठाकरे। सीधा जवाब देते हैं आप, बिना रुके हुए। जो सच है वो सच है, पर उद्धव ठाकरे को भी मैं चाहता हूँ, पर राज से मेरा ज्यादा दोस्ताना है। जी। 2 पार्टी अध्यक्ष रहे आपके अगल बगल, राजनाथ सिंह और अमित शाह। आप ज्यादा प्रभावकारी पार्टी अध्यक्ष इन दोनों में से किसको मानते हैं? दोनों भी अच्छे अध्यक्ष रहे, दोनों की अपनी विशेषता रही है और दोनों ने अपने अपने हिसाब से पार्टी के लिए अच्छा कार्य किया है। ज्यादा अच्छे इन दोनों में से कौन से रहे, ज्यादा प्रभावशाली कौन? नहीं, मैं दोनों को अच्छे कहूँगा। चलिए, तो ये सवाल भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। 4 में से 2 सवालों के जवाब आपने दे दिए। आपके राजनीतिक जीवन में आपको ज्यादा अफसोस किस बात का है, कि आप दोबारा पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाए या आप हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? नहीं, मुझे दोनों बातों का कोई दुख और दर्द नहीं है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था और पार्टी के अध्यक्ष के बारे में जब षड्यंत्र हुआ तो मुझे अध्यक्ष न बनने का कोई दुख नहीं है, न कभी था न कभी रहेगा। पर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे और एक षड्यंत्र करके मुझे उस दिन, बराबर एक दिन पहले जो कुछ हुआ, उसका दुख और दर्द मेरे मन पर, क्योंकि जो ईमानदारी पर आँच आती है उसका दुख और दर्द मुझे रहा। बाकी दोनों बातों के बारे में तो साफ है, न मुख्यमंत्री तो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था और जहाँ तक अध्यक्ष की बात है, वो भी एक बार मुझे अध्यक्ष मिला। और मैं एक बात आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि मुझे जो कुछ मिला वो मेरी हैसियत और औकात से बहुत ज़्यादा मिला। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मेरी किसी के प्रति कोई तकरार नहीं है। अफसोस आपको इस बात का है कि आप पार्टी के दोबारा अध्यक्ष न बन पाए? बिल्कुल नहीं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस झूठे आरोप लगे, इस बात का दुख है, इतना ही मैंने कहा। आपको कभी दोबारा मौका मिला तो क्या आप पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं बनना चाहता। एक बात वो दिल से उतर गई, अब फिर से मैं अध्यक्ष बनना कभी नहीं चाहता। पर लोग जवाब ये देते हैं कि अगर पार्टी मुझे ऐसी जिम्मेदारी देगी तो मैं पार्टी के लिए सब कुछ करूंगा। आप बिल्कुल नहीं क्यों बोल रहे हैं? आपने मुझे कहा कि जो मन में वो बात कहना चाहिए, जो सही हो वो मैंने कह दिया। नितिन गडकरी, आपने 5 में से वैसे तो केवल 2 ही सवालों के जवाब दिए हैं, पर फिर भी आपने जिस साफगोई से जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान नितिन गडकरी, बड़ी साफगोई से, सादगी से अपनी बात कहते हुए। अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक और मेहमान से, तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।